नमस्कार। लेक्चर नंबर 28 है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। और टॉपिक हमारा चल रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट आपने इससे पहले पढ़ा। और रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। और वो जो रॉलेट सत्याग्रह था पंजाब वाले एरिया में ज़्यादा था। और यहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है वैसाखी वाले दिन। ये ऐसा टॉपिक है ना, पढ़ाते समय खून खौल उठता है, दिल दुखता है बहुत इसको पढ़ाते समय। हमारे इतिहास में ऐसा नरसंहार हुआ है कि कोई मानो तो कर ही नहीं सकता। ऐसा लगता है कि जनरल डायर के वेश में एक दानव आया था जिसने कत्लेआम मचा दिया था। इतना खतरनाक है बच्चों, इतना खतरनाक है। कभी जाइएगा आप, देखिएगा। जलियांवाला बाग अमृतसर में है, हमारे यहाँ से तो नज़दीकी या 80-100 किलोमीटर के आसपास है। दिल दुख जाता है बच्चों, बहुत परेशानी होती है। अब देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इतनी कहानी तो आपको समझ में आ ही गया है ना कि लगभग 10 अप्रैल 1919 को दो बड़े बड़े लीडर पंजाब के गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू साहब। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर जो है सैफुद्दीन किचलू, इनका पूरा नाम है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, किचलू, सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों जनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, पंजाब में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यहाँ पे भीड़ उग्र हो रही थी, जनता उग्र हो रही थी। इसी कारण से यहाँ पे अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगा दिया। और मार्शल लॉ उस समय लगाया था पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जिनका नाम है माइकल ओडायर। ध्यान से देखिएगा, ये तस्वीर है माइकल ओडायर की। और एक सैनिक कमांडर था जो जनरल डायर के नाम से फेमस है, ये दूसरा है, ये वाला। ये ग्राउंड पे था उस समय, ये सैनिक कमांडर था। और जबकि ये गवर्नर था उस समय पंजाब का। और आगे चलकर आप देखेंगे 1940 में जो उधम सिंह ने इसको गोली मारी थी, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का जिसका नाम माइकल ओडायर था। जबकि ये जो सैनिक कमांडर था, जो जनरल डायर के नाम से ज़्यादा फेमस है, ओरिजिनल नाम इसका रेगनल्ड एडवर्ड हैरी डायर था, ये तो अपने आप ही मर गया था 1927-28 के आसपास। इसको लकवा मार गया था, बहुत बुरी तरीके से ये तड़प तड़प के मरा था ये। ठीक है, तो ये अपनी मौत से मरा था। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे पंजाब में मार्शल लॉ लग चुका है। मार्शल लॉ समझ रहे हैं कि सेना का रूल लग गया है। अब सेना जो मर्जी कर ले, चाहे गोली भी मार दे, कुछ भी कर ले, उसे खुली छूट दे दी गई है। हमारे यहाँ भी कई ऐसे इलाके होते हैं, जम्मू कश्मीर में कई इलाके ऐसे हैं, नॉर्थ ईस्ट में कई इलाके हैं जहाँ पर कभी भी मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। मार्शल लॉ मतलब सेना के पास पूरी पावर आ जाती है, सेना का ही कानून वहाँ चलेगा। जिस पे संदेह हो उस पर गोली भी मार सकती है, कोई उनसे सवाल जवाब नहीं पूछने वाला है। तो वही रूल हो गया था, वहाँ पे मार्शल लॉ लग चुका था और लोग अनजान थे। इसी कारण से तो 13 अप्रैल 1919 का वैसाखी का दिन था, सब इकट्ठा हो गए वहाँ। दो बड़े बड़े लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 छुट्टी का दिन, बैसाखी का दिन था, लोग इकट्ठा हो गए। और किसकी अध्यक्षता में इकट्ठा हुए? हंसराज की अध्यक्षता में वहाँ पर इकट्ठा हो गए अमृतसर में। लगभग 20,000 लोग इकट्ठा हुए थे। कोई आंकड़ा तो एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, तो लगभग 20,000 लोग इकट्ठा हुए थे। और जब जनरल डायर ने देखा, रेगनल्ड डायर ने देखा, जो सैनिक कमांडर था, उसका खून खौल उठा कि भैया यहाँ पे तो मार्शल लॉ लगा हुआ है। और पहले ही वो लोग खिंच रहे थे इंडियन से, यहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है, इतने लोग कैसे इकट्ठा हो गए? तो उसने आओ ना देखा ताओ, उसके दिमाग में इतना गुस्सा चढ़ा कि वो लगभग 50 सैनिकों को अपने लेकर आया। और इस पूरे जलियांवाले बाग में एंट्री एक ही जगह से थी, वो भी छोटा सा पतली गली थी, बाकी सब जगह से घेरा हुआ था। तो वहाँ से आगे ले आकर बहुत सारे सैनिकों को सीधा इसने लाइन में खड़ा कर दिया और ऑर्डर दे दिया गोलियां चलाने का। लोगों को इसने आगाह भी नहीं किया, लोगों को चेतावनी भी नहीं दी कि हाँ हम लोग यहाँ पे गोलियां चलाने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं, आपके खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं, आप भाग जाओ। ऐसा कुछ नहीं किया उसने, बस अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। वहाँ बुजुर्ग, औरतें, बच्चे सब वहाँ पे थे, भागने का कहीं ठिकाना ही नहीं। वहाँ छोटा सा कुआं था, कुएं में को लोग कूद रहे हैं, दीवार ऊंची ऊंची हैं, वो कूदने का प्रयास कर रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे थे जिनके माँ बाप आए थे, उन्होंने उस दीवार से ही अपने बच्चों को वहाँ से फेंकना शुरू कर दिया। वो बेचारों के हाथ पैर टूट गए और कई बच्चे तो ऐसे ही मर गए थे। इतना बुरा मंजर था बच्चों की, हम केवल पढ़ा सकते हैं, आपको बता सकते हैं, ना आप ना हम महसूस नहीं कर सकते उस समय क्या गुजर रहा होगा। एक तो गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए और दूसरी तरफ अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, अंधाधुंध फायरिंग। एक बार थोड़ा सा उस सीन को अपने दिमाग में क्रिएट करके देखिए, इतना खतरनाक सीन था ना कि क्या बताया जाए।
तो ऐसा बताया जाता है कि 1650 राउंड गोलियां चलवाई इसने। 1650 राउंड मतलब समझ रहे हैं, एक बार बंदूक में भरी गई हैं, अब जब तक ख़त्म नहीं हो जब तक वो चल रही हैं, तो वो फर्स्ट राउंड हो गया। उसके बाद वो ख़त्म होगी, दोबारा से उसमें बंदूक में गोलियां भरी, फिर दोबारा से चलाई गई सेकंड राउंड, ऐसे 1650 राउंड। तो आप समझ रहे हैं कि 15-20 हज़ार गोलियां भी चली होंगी और 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, कई हज़ारों लोग घायल हो गए थे। लेकिन सरकारी आंकड़ा अंग्रेज़ों के हिसाब से केवल 379 लोग मारे गए थे। इतने दोगले किस्म के ये लोग थे। ठीक है, बहुत ख़तरनाक मंजर था बच्चों, बहुत ख़तरनाक मंजर। लोग दहशत में आ गए थे, लोग इतना दहशत में आ गए थे कि जो लोग बहुत ज़्यादा वहाँ तो मर गए थे, लेकिन कई लोगों को गोलियां लगी थी, घायल थे, और उनके घर वाले जब उनको घर में ले गए, कहीं हॉस्पिटल में नहीं ले गए। इतना दहशत था कि उस समय ऐसा माहौल बना दिया गया था कि जो लोग भी यहाँ शामिल थे इसमें, वो सब देशद्रोही है, समझ लीजिए। अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने देशद्रोह, राजद्रोह किया हो, ऐसा माहौल बना दिया था अंग्रेज़ों ने। इसलिए जो भी घायल हुए थे लोगों ने हॉस्पिटल नहीं ले गए, घर में ही कई लोग मर गए थे। इतना ख़तरनाक मंजर था, इतना दहशत था। जैसे आपने मध्यकालीन इतिहास में पढ़ा होगा, दिल्ली सल्तनत पढ़ा था, जब भारत के अंदर तैमूर का आक्रमण हुआ था, वैसा ही कुछ समझ लीजिए यहाँ पर। इतना ख़तरनाक मंजर था ये राक्षसों का, इतना ख़तरनाक। ये लोग तो हमारे दिमाग में डर बैठाना चाह रहे थे, लेकिन कुछ डर पैदा नहीं हुआ। कुछ दिनों का वहाँ पे पंजाब में माहौल ख़राब था, लेकिन बाकी जगह लोगों में इतना गुस्सा आ गया, इतना देश प्रेम आ गया, इतना राष्ट्रवाद आ गया कि जो प्रथम चरण में क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी ना, सेकंड चरण में क्रांतिकारी घटनाएं तो इससे भी बढ़ बढ़ के हुई। इतना अंग्रेज़ों को ऐसे ठोका गया। और बताया जाता है कि इसी ग्राउंड में जब 13 अप्रैल 1919 को गोलियां चला रहे थे, वहीं पर एक बच्चा भी था, और उस बच्चे का नाम था बच्चों उधम सिंह, सरदार उधम सिंह। ठीक है, वो अपने आप को राम मोहम्मद सिंह के नाम से भी जानते थे, मतलब राम मोहम्मद नाम से भी वो, राम मोहम्मद सिंह के नाम से भी वो फेमस थे। मतलब हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों नाम को जोड़कर अपने आप को बनाते थे। उसके बाद उन्होंने उस समय ठान लिया कि इनको तो उड़ाना है, और 1927 में तो अपने आप मर गया था जनरल डायर। लेकिन जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिसने मार्शल लॉ लगाया था, वो भी उतना ही दोषी था। उसको लंदन में जाकर ठोका सरदार उधम सिंह जी ने। अब जो ये कांड हो गया, उसके बाद क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेज़ों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। ये रविंद्रनाथ टैगोर को आपको पता ही है कि इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिल चुका था उस समय। ठीक है, और इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी 1916 में ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा, और ये नाइटहुड की उपाधि इन्होंने लौटा दी इस मंजर को देखने के बाद। शंकरन नायर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। दीनबंधु एंड्रयूज, इंडियन से लगाव था इनको, भारत से लगाव था, इन्होंने कहा जानबूझकर की गई ये हत्या है। और इसी हत्याकांड के बाद जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने आईसीएस की जो ऑफिसर थे, इंडियन सिविल सर्विस, उन्होंने नौकरी छोड़ दी, और कई सारे क्रांतिकारियों का उदय हुआ यही सोच के। जैसे आगे चलेंगे आप, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तो कहीं ना कहीं इस मंजर का, इस हत्याकांड का भी एक रोल है उनको ऐसा महान बनाने में। उनके दिल में इतना खौफ अंग्रेजों के प्रति आ गया कि उनको अपनी जान की परवाह ही नहीं हुई। अब उसके बाद बहुत सारी आलोचना अंग्रेजों को हुई, तब जाकर उन्होंने एक जांच समिति का गठन किया, वो भी 14 अक्टूबर 1919 में जाकर। अप्रैल में घटना हुई है, इन्होंने 14 अप्रैल 1919 में एक जांच समिति, हंटर जांच समिति का गठन किया। ऐसे ही एक और जांच समिति थी, इंक्वायरी कमेटी, जो है इसको तहकीकात कमेटी भी कहा जाता है, ये कांग्रेस ने स्थापित की थी। दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हंटर आयोग के बारे में पढ़ते हैं, हंटर जांच आयोग के बारे में या हंटर जांच कमेटी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कुल 8 सदस्य थे, 5 विदेशी थे और 3 इंडियन थे। 3 इंडियन कौन थे? चीमन लाल सीतड़वाल और जगत नारायण साहबजादा सुल्तान अहमद, ये 3 लोग इंडियन थे इसमें। और विलियम हंटर की अध्यक्षता में इस जांच कमेटी का गठन किया गया था, इसी कारण से इसको हंटर जांच आयोग भी कहते हैं। इसने 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जनरल डायर को यहाँ पर थोड़ा बहुत दोषी माना गया और उससे नौकरी तो छीन ली गई, लेकिन उसको कोई सज़ा नहीं दी गई, ब्रिटेन भेज दिया गया।
और ब्रिटेन जब भेजा गया तो ब्रिटेन में जो इसके द्वारा किया गया काम है, जो कृत किया गया है, इसकी चर्चा हो रही थी ब्रिटेन की संसद में। और ब्रिटेन की 2 सदन है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, और लोकसभा को वहाँ कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन। हमारे यहाँ राज्यसभा है, वहाँ ब्रिटेन में कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन में तो निंदा की गई, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जब दोबारा इस बात पे चर्चा हो रही थी तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इतनी तारीफ की गई इस राक्षस की, जनरल डायर की, कि क्या बताएं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसको ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक बताया गया, इसको ब्रिटिश साम्राज्य का शेर बताया गया, इसको एक तलवार गिफ्ट की गई जिसपे लिखा था स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, मतलब एक ऑनर की तलवार इसको सौंपी गई। और इसके अलावा ब्रिटेन में इसको इनाम भी मिले, 3000 पाउंड का इसको इनाम भी मिला। उसके बाद हमारे उधम सिंह ने 1940 में जाकर इसका बदला लिया था, माइकल और डायर को गोली से उड़ा दिया था भरी सभा में। उसके बाद इनको फांसी हो गई थी, वहाँ से गोली मारकर ये भागे नहीं, अपने आप को इन्होंने सरेंडर कर दिया ताकि लोग देखें, दुनिया देखें। ठीक है। अब उसके बाद इंक्वायरी कमेटी, जिसे तहकीकात कमेटी भी कहते हैं ना, ये कांग्रेस ने गठित की थी। ये मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में गठित की थी। इसके सदस्य गांधी जी भी थे, CR दास थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल और अब्बास तैयब जी, ये सब इनके सदस्य थे। इस कमेटी ने हंटर कमीशन की रिपोर्ट की आलोचना की, उसको सज़ा ना देने की निंदा भी की कि उसको ब्रिटेन में भेज दिया गया, सज़ा नहीं दी गई, उसकी आलोचना भी इन्होंने की। ठीक है। तो ये था भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड। लेक्चर नंबर 28 कंप्लीट हो गया है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद गांधी जी ने तो ये सोच लिया भैया कोई सहयोग नहीं करेंगे हम अंग्रेजों का, सहयोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, असहयोग करेंगे। और वही आंदोलन चलने वाला है आगे, असहयोग आंदोलन आप जिसको कहते हैं। और मज़े की बात ये थी कि उसी टाइम मुस्लिम लोगों ने खिलाफत आंदोलन भी छेड़ रखा था। हालांकि इसका देश से कोई लेना देना नहीं था, ये लोग तो अपने ही में मस्त थे। वहाँ पे जो खलीफा का पद, जो आपका जो ऑटोमन एम्पायर था, जो छोटा सा रह गया था, तुर्की एम्पायर जिसको कह सकते हैं आप, तो वहाँ पे एक खलीफा का पद था और खलीफा प्रॉफेट मोहम्मद के वंशज कहलाते हैं। उनकी गरिमा को ठेस पहुँचा था, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो इंग्लैंड एक तरफ था मित्र राष्ट्र में, और जो धुरी राष्ट्र थे उसमें था तुर्की। तो धुरी राष्ट्र की हार हुई तो धुरी राष्ट्र के सभी देशों के साथ गलत व्यवहार कर रही थी, शर्मनाक संधियां कर रही थी ब्रिटेन की सरकार। वैसे ही इनके साथ भी किया गया, तुर्की के खलीफाओं के साथ भी किया गया। जो इनके साम्राज्य के अंदर जितने भी होली प्लेस थे, जितने भी धार्मिक स्थल थे, वहाँ का अधिकार इनसे छीन लिया गया और आधे ज़्यादा साम्राज्य इनसे छीन के खुद मित्र राष्ट्र ने बांट लिया। तो इनकी बेइज्जती हुई। इस कारण से लोग, हर दुनिया के हर मुसलमान खफा थे और इंडिया में भी लोगों ने खिलाफत आंदोलन छेड़ दिया। और असहयोग आंदोलन हमको चलाना ही था, हम देश के लिए कर रहे थे। और इस कारण से गांधी जी ने यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखी, एक यहाँ पर उन्होंने मौका देखा और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को मिलाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया। लेकिन असहयोग आंदोलन 1922 में बंद कर दिया गया गांधी जी के द्वारा, क्योंकि 1922 में चौरी चौरा एक जगह है, गोरखपुर के पास एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे आम लोगों ने थाने को ही फूंक दिया, जला दिया और 22 लोगों को जला दिया जिंदा। तो ये सुन के गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। सब कहानी पढ़ेंगे। और खिलाफत आंदोलन चलता रहा, लेकिन 1924 में खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया गया। तो इस कारण से इनका कोई मतलब ही ना रहा बांस, ना बजेगी बांसुरी, वही हाल हुआ। तो खिलाफत आंदोलन भी खत्म हो गया। ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन अगले वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सब सीरियल वाइज मैं लेकर चल रहा हूँ। आधा कोर्स आपका आधे ज़्यादा लगभग कंप्लीट हो गया है, तो ध्यान से पढ़ लीजिए। इससे अच्छा आपको कंटेंट नहीं मिला पाएगा। ये पढ़ के आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। तो हम आपसे मिलेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। तो नमस्कार।